वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहां पर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे। किसको डिस्कस कर रहे थे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। कल हमने जो पीसीआर में जो चीजें यूज होती है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बेसिकली पीसीआर के स्टेप्स लिखेंगे। पीसीआर के 3 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप आता है प्राइमर एनालिंग। प्राइमर एनालिंग। और जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है एक्सटेंशन, या इसे इलोंगेशन भी कहते हैं। देखिए पीसीआर के 3 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप क्या है? प्राइमर एनालिंग। तीसरा स्टेप क्या है? एक्सटेंशन या इलोंगेशन। जिसमें सबसे पहले हम डीनेचुरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए जो पहला स्टेप है वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बेसिकली होता क्या है? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, जैसे ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली यहां पर 94 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये स्टेप कितने टाइम का होता है? तो 20 to 30 सेकेंड। ठीक है, डीनेचुरेशन प्रोसेस है क्या? यहां पर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है इस तरह से। यहां पर डीएनए के कितने स्टैंड बन गए? 2 स्टैंड बन गए। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर कितना चाहिए? 94 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर टाइम कितना चाहिए? 20 से 30 सेकंड का समय यहां पर लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिंग की। देखिए जो दूसरा स्टेप है वो है प्राइमर एनालिंग। प्राइमर एनालिंग। प्राइमर एनालिंग में क्या होता है? जो प्राइमर होता है वो ऐड होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन of the primer to the strand। to the strand। देखिए यहां पर बेसिकली क्या होगा? ये एक सिंगल स्ट्रैंड,
ये भी एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, जैसे ये 5' से 3' है, ये 5' से 3' है। यहां पर एक डीएनए का प्राइमर ऐड होगा जो कि 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक प्राइमर को ऐड कर देता हूं, ये प्राइमर इस तरह से गति करेगा, इस तरह से नए न्यूक्लियोटाइड के निर्माण को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड के निर्माण को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, और एक प्राइमर यहां लगेगा जो कि इस तरह से। कल हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ प्राइमर चाहिए, 2 सेट ऑफ प्राइमर चाहिए, 2 प्राइमर चाहिए। इस प्राइमर को बोलेंगे रिवर्स प्राइमर और इसे बोलेंगे फॉरवर्ड प्राइमर। कितने प्राइमर चाहिए, 2 सेट चाहिए। एक रिवर्स प्राइमर चाहिए जो यहां से इस तरफ से रिवर्स आएगा, एक फॉरवर्ड प्राइमर चाहिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। इससे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा किसका, प्राइमर का डीएनए के एक स्ट्रैंड के साथ। देखो यहां पर एक प्राइमर है और डीएनए का स्ट्रैंड है, यहां पर एक प्राइमर है और एक डीएनए का स्ट्रैंड है, तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहां पर मैं अगर आगे बात करूं तो यहां पर टेम्परेचर कम चाहिए, यहां पर जो टेम्परेचर चाहिए वो 50 से 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। टेम्परेचर क्या चाहिए, कम, 50 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कम क्यों चाहिए, देखिए हमने अभी बात की कि यहां पर टेम्परेचर चाहिए 50 से 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए और ये प्रोसेस 20 से 40 सेकंड में कंप्लीट होता है। देखिए यहां पर हमने डीएनए प्राइमर को ऐड किया, इसको ऐड किया, डीएनए के प्राइमर को ऐड किया है। जैसे डीएनए के प्राइमर को ऐड किया है तो पहले टेम्परेचर कितना था, 94 से 98 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर में डीएनए प्राइमर मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेल्टिंग हो जाएगी। तो हमें इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। देखिए अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो डीएनए की मेल्टिंग हो जाएगी, या डीएनए की मेल्टिंग, कौन से डीएनए की, जो प्राइमर डीएनए है, जो डीएनए प्राइमर है, जिस कारण से वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो यहां पे तो हम इतने डिग्री पर डीनेचुरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा डीएनए है, जो डीएनए प्राइमर है, उसकी मेल्टिंग हो जाएगी, जिस कारण से अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो डीएनए प्राइमर बाइंड ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी क्या हो गई, मेल्टिंग हो गई। अगर इससे भी कम टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो डीएनए प्राइमर है, जो डीएनए प्राइमर है वो बाइंड इम्परफेक्टली, बाइंड कैसे होगा, इम्परफेक्टली बाइंड, परफेक्टली बाइंड नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर कितना चाहिए, 50 से 54 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए, ना तो इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो डीएनए प्राइमर बाइंड ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी मेल्टिंग हो जाएगी, और टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो डीएनए प्राइमर जो हो गया वो इम्परफेक्टली बाइंड होगा। बाइंड कैसे होगा, इम्परफेक्टली बाइंड होगा। या यूं कहूं, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये मिसमैच हो जाएगा, मिसमैच, यानी जहां पर प्राइमर को बाइंड होना चाहिए वहां पर बाइंड ना होकर मिसमैच हो जाएगा, किसी और जगह प्राइमर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्राइमर की एनेलिंग है, जो जब प्राइमर जुड़ता है, जब प्राइमर की एनेलिंग है वो क्या होनी चाहिए, उसका जो टेम्परेचर है, एनेलिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, मेल्टिंग के टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस कम।
जिस टेम्परेचर पर डीएनए मेल्ट होता है उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए एनिलीन में। जिस टेम्परेचर पर डीएनए प्राइमर जुड़ता है वो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए, अगर मैं आगे वेलेस रूल की बात करूं, वेलेस एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने रूल निकाला, वेलेस रूल। इनके अनुसार जो 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड वाले डीएनए, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड वाले जो डीएनए हैं, छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, छोटे डीएनए के सेगमेंट्स हैं, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा टेम्परेचर? मेल्टिंग, कि वो किस टेम्परेचर पर उनकी मेल्टिंग हो जाएगी। मेल्टिंग टेम्परेचर ज्ञात किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, Tm = 4G + C, ठीक है, +2A + T। देखिए, मान लीजिए कोई डीएनए प्राइमर है। क्या है? डीएनए प्राइमर है। उस डीएनए प्राइमर में ग्वानिन की संख्या है 5, साइटोसिन की संख्या है 5, ठीक है, और एडेनिन की संख्या है 4, थाइमिन की संख्या है 4। तो इसके लिए मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा? इसके लिए मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा? तो कैलकुलेट करते हैं। Tm = 4, ग्वानिन कितने हैं? 5, प्लस साइटोसिन कितने हैं? 5, ठीक है, 2, एडेनिन कितने हैं? 4, प्लस थाइमिन कितने हैं? 4, 5 5 10 4 40 आ गए। देखो, 5 5 10 चौका 40 आ गया, प्लस 4 4 8 दूनी 16, यह आ गया 56 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो डीएनए बनेगा जिसमें 5 ग्वानिन है, 5 साइटोसिन है, 5 एडेनिन है, 5 थाइमिन है, ठीक है, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना बनेगा? 56 डिग्री सेल्सियस बनेगा। लेकिन मैंने अभी बात की है कि जो टी एनेलिंग होता है वो क्या होता है? Tm - 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसका जो एनेलिंग का टेम्परेचर रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा? T एनेलिंग बराबर Tm - 5 डिग्री सेल्सियस। Tm कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस, यानी उसका टेम्परेचर रखना पड़ेगा 51 डिग्री सेल्सियस। और हम बात कर ही रहे हैं जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स होता है। ये 54 या 55 भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एनेलिंग टेम्परेचर कितना आएगा? 51 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर एनेलिंग का टेम्परेचर आएगा। तो वेलेस रूल से हम मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर से हम एनेलिंग टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से प्राइमर को यहां पर ऐड किया जाएगा। प्राइमर कितने ऐड होंगे? 2 होंगे, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। अब तीसरे स्टेप पर चलते हैं।
देखिए अब नंबर 3 स्टेप है, एक्सटेंशन। अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो एक्सटेंशन में यहां पर जो टेम्परेचर यूज होगा 75 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यहां पर क्या क्या चीजें चाहिए? पहला, टैग डीएनए पॉलीमरेज, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहां पर पीसीआर की बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी यही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी यही थी, टैग डीएनए पॉलीमरेज। और क्या चाहिए? और चाहिए Mn+2 मैंगनीज +2। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला था कल, डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट आयन क्या करेंगे? पहली चीज, टैग डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेशन करेंगे। एक्टिवेशन ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज, या ये कोफैक्टर के रूप में काम करेंगे। कोफैक्टर के रूप में आप बोल सकते हो या एक्टिवेशन बोल सकते हो। यानी ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमने लिया है, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम हमने लिया है, इसका क्या करेंगे? एक्टिवेशन करेंगे, इसे एक्टिव करने का काम करेंगे। ठीक है, ये क्या है? डाइवैलेंट आयन है। और क्या काम करेंगे? और जो बफर होगा या जो बफर बनेगा उसके स्टेबलाइजर के रूप में काम करेंगे। स्टेबलाइजर के रूप में, बफर के स्टेबलाइजर के रूप में काम करेंगे। इंपॉर्टेंट काम क्या है? एक्टिवेशन ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज या टैग डीएनए पॉलीमरेज के कोफैक्टर के रूप में काम करेंगे। कोफैक्टर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और बफर को स्टेबलाइजर के रूप में या स्टेबलाइज करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब टैग डीएनए पॉलीमरेज और डाइवैलेंट आयन के बाद नंबर 3 पे हमें जो चाहिए वो चाहिए DNTPS, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली जो डीएनए है उसका प्रीकर्सर है। डीएनए का क्या है? प्रीकर्सर है। डीएनए का प्रीकर्सर कैसे सर? बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था ये डीएनए था, डीएनए इस तरह की स्ट्रक्चर में आ गया और यहां पर क्या था? प्राइमर था। ये आ गया डीएनए का प्राइमर। ठीक है, अब जैसे ही ये नाइट्रोजनी बेस है, मान लीजिए एडेनिन नाइट्रोजनी बेस है। कौन सा नाइट्रोजनी बेस है? एडेनिन। और एडेनिन के सामने क्या जुड़ेगा? थाइमिन जुड़ेगा। ठीक है, तो ये डीएनए की प्रीकर्सर है। जैसे डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज, उसको यहां पर लाकर उसको जोड़ देगा। तो बेसिकली ये डीएनए के प्रीकर्सर है। ये जो डीएनए बन रहा है नीचे,
ये वाला डीएनए इसके क्या है, प्रीकर्सर है, या इसे बिल्डिंग मटेरियल्स भी कहते हैं। बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। कौन सा मटेरियल बोलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि ये डीएनए की बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। टैग पॉलीमरेज जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसे यहां पर आकर जोड़ देगा, ठीक है। तो ये डीएनए के बेसिकली प्रीकर्सर है, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इक्विमोलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इक्विमोलर, यानी जितने हमें रिक्वायरमेंट है उतने ही लगभग होने चाहिए। अगर इनकी संख्या या अमाउंट ज्यादा हो गई, मान लीजिए अमाउंट ज्यादा हो गई, तो एडेनिन के सामने थाइमिन लगना था। अमाउंट ज्यादा है तो कोई भी लग जाएगा, जैसे साइटोसिन हो गया। अमाउंट ज्यादा होने पर मिसमैच हो सकते हैं, मिसमैच हो सकता है, ठीक है। और अमाउंट कम होने पर, मान लीजिए अमाउंट कम होगी तो क्या होगा, हमें यहां पर मान लीजिए ग्वानिन चाहिए, ग्वानिन है ही नहीं, अमाउंट कम होगी तो यील्ड कम हो जाएगी, क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्षमता उतनी नहीं रहेगी। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इक्विमोलर है, जितनी जरूरत है हमें उतनी ही चाहिए, ना तो ज्यादा चाहिए ना उसकी अमाउंट कम चाहिए, ठीक है। और ये क्या करेंगे, बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल है और डीएनए के प्रीकर्सर है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इन्हें यहां पर आकर जोड़ता जाएगा, तो ये डीएनए का सिंथेसिस करते जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये 5' एंड, ये 3' एंड, ये 5' एंड और ये 3' एंड। सबसे पहले क्या होगा, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स है ये टूटेंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, एनिलिंग। दूसरा स्टेप क्या होगा, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होगा, प्राइमर एड, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। जैसे ये फॉरवर्ड है ये रिवर्स, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, बेसिकली प्राइमर ऐड हुआ है, प्राइमर जुड़ा, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का यहां पर क्या हुआ, यहां पर, अब यहां पर जो ये चेन है ये इस तरह से बननी शुरू होगी, इस तरह से चेन बननी शुरू होगी। तो एक डीएनए से कितने डीएनए बने, 2 डीएनए, ठीक है। फिर इसका ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर और बहुत से साइकिल कंप्लीट होंगे, इस तरह से एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। एक्सटेंशन में क्या क्या चीजें चाहिए, अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो इसमें एक चीज DNTPS, ठीक है। एक चीज टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, और एक चीज डाइवैलेंटाइन।
डाइवेलेंट आयन। ठीक है, डीनेचुरेशन का टेम्परेचर कितना था? लगभग 94 से 98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना था? 50 से 54 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना था? 75 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पीसीआर के तीनों स्टेप्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने थे, है ना, कि टोटल नंबर ऑफ डीएनए या फाइनल डीएनए की संख्या कितनी थी। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, NF इज इक्वल टू NI मल्टीप्लाई 2 की पावर n। देखिए, यहां पर NF है फाइनल नंबर ऑफ डीएनए, NI है इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए। ठीक है, और स्मॉल n यहां पर है जो पीसीआर के साइकिल हुए, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई डीएनए है, ठीक है, हमने 10 पीसीआर की, 10 पीसीआर के साइकिल किए। कितने साइकिल किए? 10 साइकिल किए पीसीआर के। ठीक है, तो फाइनल में हमें फाइनल टोटल कितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसको देखते हैं। देखिए, हमें NF तो निकालना ही है कि कितने फाइनल में कितने डीएनए के सेगमेंट्स मिले। पहली बात, एक डीएनए दे रखा है, अगर डीएनए नहीं बोला तो कितना दे रखा है? 1। तो इनिशियल कितना दे रखा है? 1 मल्टीप्लाई 2, कितने साइकिल हुए? 10 साइकिल, 10 पीसीआर साइकिल, तो 2 की पावर 10, यानी आ गया 2 गुना 2 की पावर 10 आ गई। ठीक है, 2 की पावर 10 कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये कितना है? देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 6 12, 1 3 तिया 9 और 1 10, यानी 1024। तो कितने डीएनए के सेगमेंट मिल गए? 1024 डीएनए के सेगमेंट मिल गए। अगर 10 पीसीआर साइकिल चलाई तो एक डीएनए सेगमेंट से कितने डीएनए के सेगमेंट बन गए? 1024 डीएनए के सेगमेंट बन गए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सोल्व करने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब मैं पीसीआर के एप्लीकेशंस की बात करूं। पीसीआर के एप्लीकेशंस क्या क्या है? नंबर 1, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार करना, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना। ठीक है, डीएनए का आवर्धन करना। ठीक है, नंबर 2, डायग्नोसिस।
मान लीजिए कोई डिजीज है, हम उस डिजीज का डायग्नोसिस करना चाहते हैं, तो हम एक डीएनए के टुकड़े को लेकर उसके मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेंगे और उससे हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस इजीली कर सकते हैं। तो पीसीआर का यूज किसमें किया जा सकता है, डायग्नोसिस में किया जा सकता है। नंबर 3 पर मल्टीपल या म्यूटेशन लिख सकते हैं, म्यूटेशन के डिटेक्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया है, हमें पता नहीं चल रहा म्यूटेशन क्या है, तो डीएनए का छोटा सेगमेंट लेकर उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करके हम उसके म्यूटेशन का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। नंबर 4 पर मल्टीपल क्लोनिंग करते हैं। एक डीएनए के टुकड़े के बहुत सारे क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल क्लोनिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जीनोटाइपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई जीनोटाइप, ठीक है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करके उसका जीनोटाइप के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जीनोटाइपिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और मैं बात करूं तो यहां पर एक अपने बोल सकते हैं सीक्वेंसिंग। क्या करना, सीक्वेंसिंग करना, डीएनए की क्या करना, सीक्वेंसिंग करना। ठीक है, तो उसके जैसे डीएनए के जो सीक्वेंस है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा नाइट्रोजनी बेस किस सीक्वेंस में उपस्थित है, तो सीक्वेंसिंग करना आ सकता है। फोरेंसिक लैब आ सकता है। फोरेंसिक लैब, जैसे कोई मर्डरर है, उसका अचानक उस मर्डरर का बाल हमें मिल गया, तो हमें डीएनए का छोटा टुकड़ा मिला, उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करके हम फोरेंसिक लैब में उसका यूज कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट में यूज कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट, मान लीजिए कोई चाइल्ड है, ठीक है, उस चाइल्ड पे 2 पेरेंट्स दावा करें कि ये चाइल्ड हमारा है, ये चाइल्ड हमारा है, तो पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। चाइल्ड के जो डीएनए उसकी मल्टीपल कॉपीज को तैयार करके इनके डीएनए से मैच कर सकते हैं और हमें यहां पर सही पेरेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं, तो पैटर्निटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना। ठीक है, डायग्नोसिस करना किसी डिजीज का, म्यूटेशन का डिटेक्शन करना, मल्टीपल क्लोनिंग करना, जीनोटाइपिंग करना, सीक्वेंसिंग करना, फोरेंसिक लैब में क्या करना, यूज करना, या पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज करना। ये आगे एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। अब पीसीआर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी 2016 में आया हुआ है, जहां पर टेबल ए को टेबल बी के साथ मैच करना है। पीबीआर 322 ये एक वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन कौन से, इको, R1, हिंड सेकंड, ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। हिंड 1, हिंड सेकंड, हिंड 3, ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। पीसीआर के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, डीएनए पॉलीमरेज या टैग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता था, तो डीएनए पॉलीमरेज। और कंस्ट्रक्शन ऑफ काइमेरिक डीएनए, जब काइमेरिक डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो काइमेरिक डीएनए बनता कैसे है, वेक्टर के साथ हम जीन को जोड़ते हैं, वेक्टर के साथ हम किसको जोड़ते हैं, जीन को जोड़ते हैं, और जब वेक्टर के साथ जीन को जोड़ा जाता है तो यहां पर लाइगेज एंजाइम काम होता है। बात की हमारी लाइगेज एंजाइम यहां पर काम में आता है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 में आया हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। पीसीआर इज यूजुअली यूज्ड फॉर डीएनए, यानी पीसीआर का यूज किस लिए किया जाता है, हम जानते हैं कि पीसीआर का यूज डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में होता है। क्या हाइब्रिडाइजेशन में होता है, नहीं। फिंगरप्रिंटिंग में होता है, नहीं। जीन ट्रांसफर, देखिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज तो जीन ट्रांसफर में होता है, लेकिन पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी का एक रिएक्शन है, ठीक है, पीसीआर एक बायोटेक्नोलॉजी की रिएक्शन है, ठीक है, इसीलिए यहां पर जीन ट्रांसफर आंसर नहीं जाएगा। आंसर क्या जाएगा, एम्प्लीफिकेशन, जीन के एम्प्लीफिकेशन के लिए या डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो पीसीआर का यूज किस लिए किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? तो वो कैरी-मोलिस द्वारा डिस्कवर की गई थी। किसके द्वारा? कैरी-मोलिस के द्वारा। लैडरबर्ग के द्वारा नहीं, जैकब्स के द्वारा नहीं, बारबरा मैकलिंडॉक के द्वारा नहीं, बारबरा मैकलिंडॉक के द्वारा नहीं, तो कैरी-मोलिस के द्वारा पीसीआर का क्या किया गया था? डिस्कवरी की गई थी। Which of the following was most important discovery for success of automated PCR? ऑटोमेटेड पीसीआर क्यों? क्योंकि इसे हम जैसे ही थर्मोसाइक्लर में डाल देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली होता है, तो ये ऑटोमेटेड है और इसमें सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेल चाहिए इसके लिए, तो हमें थर्मो क्या चाहिए? थर्मोसाइक्लर चाहिए, इसमें सेल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो टाइमिनिज्म नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी थी डीएनए पॉलीमरेज या टाइप पॉलीमरेज, ठीक है। टाइमिनिज्म नहीं थी, डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं थी, डीएनए की डीनेचुरेशन करना नहीं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो थी वो मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी थी पीसीआर के लिए, ठीक है। थैंक यू।